भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। इसमें हम 1950 से 1990 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही है। 1950 से 1990 के बीच में अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस समय भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन की नीति को अपना रखाया था। भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन क्या है भाई? आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करते हुए मतलब अधिक से अधिक कल्याण करने की एक पहल हो सकती है। ठीक है, आप इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। बात समझे? आर्थिक नियोजन आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन क्या है भाई, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आर्थिक नियोजन ही क्यों? जैसे देखो, संसाधन सब जगह तो बराबर है नहीं, लेकिन जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या वहां रहती है, उतने का भी कल्याण करना, उतने का ध्यान भी रखना है। तो सरकार के सामने ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिर करा क्या जाए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। मतलब कम संसाधन में ज्यादा की आपूर्ति। तो उसके लिए आर्थिक नियोजन जैसी व्यवस्था को अपनाने की जरूरत पड़ती है। आर्थिक नियोजन क्या करता है? आर्थिक नियोजन के माध्यम से हम, जैसे इस बार क्या करेंगे, हम किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान रखेंगे, विशेष क्षेत्र के लिए हम उसके लिए बजट अलॉट करा देंगे, फिर अगली बार दूसरे चीज पे ध्यान रख देंगे। ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे सभी क्षेत्रों को के विकास के आधार को तैयार भी कर लेंगे, और साथ ही साथ जो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य रहेगा वो भी कहीं ना कहीं पूरा ही कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आर्थिक नियोजन को अपनाने को ध्यान रखना है। ये कहां से अपनाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा इसको अपनाया गया था। कहां से? यूएसएसआर से, है ना? यूएसएसआर से अपनाया गया था। भारत में जब आर्थिक जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, वो कब से हुई है? 1951 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 51 से 56 के बीच में। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। आप लोगों को पता होगा, योजना आयोग का गठन हुआ था, और इसके बाद से फिर 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई। ठीक है, इसमें देखिए, जब योजनाएं आप पढ़ेंगे तो कई सारे मॉडल्स हैं उनके। जैसे आप देखेंगे तो कोई महालनोबिस प्लान पे है, पीसी महालनोबिस है कोई। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जैसे अगर बात करेंगे तो जैसे कुछ प्रश्न हम देख सकते हैं कि उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देने के काबिल हो जाएंगे। जैसे कोई मतलब कि है अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन करता है? स्टेटमेंट देखें तो बृहत और कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का सह अस्तित्व होना चाहिए, निजी और सार्वजनिक दोनों का की विद्यमानता होनी चाहिए, या फिर आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र राज्य की समान भागीदारी होनी चाहिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, ये आपको पता चल जाएगा इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण है इसी चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें इसमें हमको पता चल जाएंगी जब हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इस पार्ट को पढ़ लिया जाएगा तो भारत की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को जान जाएंगे। 50 से 90 तक विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझ लेंगे। साथ ही साथ एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण और उनकी सीमाओं का विवेचन भी कर पाएंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ लेंगे। चलिए, इसमें पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान का एक कुछ रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य है विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध तथा वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है ना? इसमें देखें तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 200 साल के बाद ब्रिटिश शासन से हमको आजादी मिल गई थी। अब राष्ट्र के नव निर्माण का काम हमारे अपने हाथों में ही था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ ये भी तय करना था हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। ठीक है, उन्होंने उनको एक ऐसी आर्थिक नीति लागू करनी थी, या एक ऐसी आर्थिक नीति का पालन करना था जिसमें महज चंद लोगों का ही कल्याण ना हो बल्कि उसमें सभी का कल्याण निहित हो। ऐसी आर्थिक नीति सरकार लागू करना चाह रही थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। ठीक है, समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे। ध्यान रखना, समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर तो थे, लेकिन वो जो सोवियत संघ की नीतियां थी उनके पक्षधर नहीं थे। उनकी क्या नीतियां थी? उनकी नीतियां थी कि उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व में रहेंगे। ठीक है ना?
तो इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपनाया गया है, ये बात तो नहीं ऐसे कह सकते। हाँ, लेकिन ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितनी भी अच्छाइयाँ रही हैं उन सबको अपनाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ध्यान रखना। कोई निजी संपत्ति नहीं थी लोकतंत्र के कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमान और अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव ही नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज कर रहे थे। किसकी खोज कर रहे थे? पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है, मतलब यह अति समाजवादी भी नहीं था हमारी जो अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद में भी कुछ चीजें अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि सब चीजें खराब होंगी, तो उनकी कुछ चीजें समाजवाद की, दोनों को एक विकल्प खोजना था, मिला जुला रूप खोजना था हमको। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, सहानुभूति उनको समाजवाद से थी, लेकिन उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त हो और कमियों से मुक्त रहे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो जानना तो ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको ये भी जानना जरूरी है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त भी है, लेकिन समाजवाद की कमियों से मुक्त भी है। हमको ये बात भी पता होनी चाहिए। बात समझ गए? ध्यान रखना इसको। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति लोकतंत्र का भी स्थान होगा। मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ का समाज भी समाजवादी ही होगा। यहाँ पर जो सरकार की भी भागीदारी रहेगी भाई, निजी संपत्ति की भी भागीदारी रहेगी क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन जहां विशेष तौर की बात होगी या फिर बोले तो मजबूती की बात होगी, वहां पे सार्वजनिक क्षेत्र के ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। ठीक है, भागीदारी चाहे दोनों की ही क्यों ना हो, लेकिन मजबूत स्थिति में सरकार होगी, है ना। ये बात याद रखना भाई। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा? सशक्त होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। मतलब सार्वजनिक के साथ साथ क्या क्या है? निजी संपत्ति भी है, लोकतंत्र भी है। और याद रखना सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सशक्त स्थिति में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्थिक प्रणाली के प्रकार, अब इसको छोड़िए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए प्रत्येक समाज को आर्थिक प्रणाली के प्रकार में प्रत्येक समाज को 3 प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अथवा पूंजी का करे। ठीक है, कौन कौन सी चीजों का उत्पादन किसको करना चाहिए, किसको कौन सी चीज का उत्पादन नहीं करना चाहिए, किस पर किसका स्वामित्व होना चाहिए, किस पर किसका स्वामित्व नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये सवाल होते हैं सबसे। ठीक है, आपसे भी वो सवाल हो सकता है समाज का, क्योंकि आप एक अंग हैं, तो आपसे भी वो सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पूछा जाता है कि भाई पूंजीवादी क्या है। ठीक है, बाजार की शक्तियां क्या क्या होती हैं इसमें? बाजार की शक्ति क्या है? ये मांग और आपूर्ति, ये दो होती हैं बाजार की शक्तियां, यही नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना। बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवादी भी कहते हैं उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था है। बाजार अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि इनमें उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी डिमांड होती है उपभोक्ताओं को, जिन वस्तुओं का उपभोग होना होता है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या फिर बोले बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बाजार की शक्तियां हैं, बाजार की शक्तियां दो होती हैं, मांग और आपूर्ति, आपको इतना भी पता होना चाहिए। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित होंगी जिन्हें देश के घरेलू और विदेशी बाजारों में सलाभ बेचा जा सके। सलाभ का मतलब क्या है? लाभ के साथ बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कार का उत्पादन होगा, साइकिल की मांग होगी साइकिल का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यहां समझ में आया कुछ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक चीज और है कि जो वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच में वितरण होता है उसमें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, क्षमता उनकी कितनी है, वो किन वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है ना। मांग के अनुसार गरीबों को क्रय शक्ति नहीं है, मतलब कि ये कहते हैं कि परचेजिंग जो है ना, परचेजिंग जो क्षमता है, क्रय शक्ति क्षमता है, वो जिसकी जितनी ज्यादा हो जाएगी वो उस आधार पर खरीदारी भी कर सकता है।
लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई गरीब आदमी है, उसकी भी डिमांड है, रोटी, कपड़ा और मकान, सबकी आवश्यकता ही है। लेकिन एक व्यक्ति होगा जो 2 BHK का भी फ्लैट रख सकता है, एक व्यक्ति होगा सिर्फ ये सोचे झोपड़पट्टी टाइप का हो जाए, वही काम चल जाएगा। दोनों में अंतर है, जरूरत दोनों को है। उसको जरूरत थी तो उसने मकान खरीदा क्योंकि उसके पास पैसा था जेब में। उसको जरूरत थी तो उसने एक झोपड़ी रख ली क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए। यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि आवश्यकता ठीक है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति क्षमता भी होनी चाहिए। बात समझे? चलिए, ये ध्यान रखना भाई। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और ये माना जाता है। समाजवादी समाज में क्या होता है? आवश्यकतानुसार उत्पादन किया जाता है, आवश्यकतानुसार उत्पादन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सरकार जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत माना जाता है समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है। ठीक है, समाजवाद में जो वितरण होता है वो लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होता। यह है समाजवादी समाज। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। अब देखिए, समाजवादी व्यवस्था कि किन किन चीजों को अपनाया गया। देखिए, निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे यहाँ निजी संपत्ति का मामला है भी। लेकिन हमारे यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था से कौन कौन से पहलू हैं? एक तो भैया आवश्यकताओं को, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। दूसरी चीज निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं भी देखी गई उनके लिए। लेकिन उसमें समाजवादी में ये निजी संपत्ति का जो मामला था इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित होती हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार उनका वितरण भी किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, और सरकार उन आवश्यक वस्तुओं सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। सरकार और बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों को उत्तर देते हैं, क्या उत्पादन करना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार इसका वितरण भी करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, सरकार उन आवश्यक वस्तुओं सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल भी रहता है। योजना क्या है? यहाँ पे एक ये भी दिया इन्होंने बॉक्स में। योजना इसकी व्याख्या करती है किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये होती है योजना। योजना क्या है? आपके पास 100 रुपया है, आपको खर्चा चलाना महीने भर का, तो आप हिसाब लगाएंगे ना भाई कि पानी वाले कितना देना, चाय वाले, सब्जी वाले कितना देना है, राशन वाले कितना देना है, किराया मकान मालिक कितना देना है, बिजली बिल देना है। फिर इतना हिसाब लगाएंगे पहले इस महीने का, फिर देखेंगे कितना पैसा आपको बच रहा है। बात समझे? तो जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वो क्या है? योजना है। सिंपल सा समझो, एक कथा सुनना होता है तो क्या करते हैं? पंडित जी को बुलाना है, ये करना है, फिर हवन होगा, फिर प्रसाद बटेगा, हिसाब लगा लेते फिर मोटा मोटा। उस 1000 रुपए में ही सारा कुछ मैनेजमेंट देख लेना है, उससे एक रुपया है नहीं इधर उधर और। ठीक है, वो क्या है? योजना है। ठीक है, योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। ध्यान रखना, भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी, इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। और हमारी योजना के वर्ष 17 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। दीर्घकालिक योजना या फिर परिप्रेक्ष्यात्मक योजना है, वो कितने साल की योजना है? 20 साल की योजना है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए, बात तो सही है।
सभी योजनाओं में सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए तो कृषि को कभी महत्व दिया गया, कभी उद्योग धंधे को महत्व दिया गया, ऐसे किया गया, कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ऐसे काम किए गए ना भाई। एक साथ सभी को लक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन भी उतने होने चाहिए उपलब्ध हमारे पास। तो सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए ऐसा भी संभव नहीं है। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य और रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। कंप्यूटर जब आया था पहली बार, आप याद कर सकते हैं अगर आपको पता रहे। आयोजकों के इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं ये नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। ये बात याद रखना कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी वो ये नहीं उसमें निर्धारित होता प्रत्येक वस्तु सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा, और ये ना तो संभव है और ना ही आवश्यक। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई। ठीक है, शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर रहता है। मतलब इनके यस सर। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार योजना भी बनाती है, साथ ही साथ सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी उसके भागीदार बनेंगे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत का भी यही दृष्टिकोण है। ठीक है, 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, किसी योजना की स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए, स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या क्या थे, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, ये 4 लक्ष्य थे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक योजना में इन चारों लक्ष्यों को समान महत्व दिया गया, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कि इन चारों को एक साथ लागू किया गया। इन चारों का लक्ष्य एक साथ निर्धारित, हमेशा एक साथ निर्धारित किया गया। कभी समृद्धि पर जोर दिया गया तो कभी आधुनिकीकरण पर, कभी आत्मनिर्भरता पर, कभी समानता पर। कभी आत्मनिर्भरता समृद्धि पर जोर दिया गया होगा तो कभी समानता और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया होगा। कभी आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया होगा तो कभी समृद्धि और समानता पर जोर दिया गया होगा। मतलब कहने का है इन चारों लक्ष्यों को एक साथ नहीं लक्षित किया गया था, धीरे धीरे योजना दर योजना इन सबको लागू किया गया था। सीमित संसाधनों के कारण यही कारण था। आपसे स्टेटमेंट पूछा, बोला जा सकता है स्टेटमेंट कथन के रूप में कि पंचवर्षीय योजनाओं के सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व नहीं दिया गया। उसका कारण था सीमित संसाधन। बात समझे? तो मतलब क्या है, कारण जो होगा वो कथन की व्याख्या भी करेगा और कारण कथन सही भी रहेंगे। तो सीमित संसाधन का प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभी हमारी प्राथमिकता है कि जनता के पेट की रक्षा हो सके, उसको उनका पेट भर सके। तो हम क्या करेंगे, अभी अनाज उत्पादन के बजाय हम क्या करेंगे, गोली बंदूक बनवाने लग जाएंगे क्या? उससे क्या मतलब होगा, निकलेगा हमारा। तो सरकार इन बातों का हमेशा ध्यान रखती है कि उसकी जनता को किस चीज की जरूरत है, इसीलिए एक एक करके यूज की गई जिनको प्राथमिकता दी जाए। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों कोई अंतर विरोध ना हो। आइए योजना के लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखो, सभी को समान महत्व नहीं दिया जाता है, एक समान महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन ध्यान इनका भी होना चाहिए कि इन सब में अंतर विरोध ना उत्पन्न हो पाए। ठीक है, समृद्धि क्या है? देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। क्या है? समृद्धि। आपसे पूछा जाए समृद्धि क्या है, तो देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि ही समृद्धि कहलाती है। मतलब क्या है कि उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार, परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार, या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये ध्यान रखना। महलनोबिस प्लान है, भारतीय योजनाओं के निर्माता रहे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा। उनमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महलनोबिस, इनका पूरा नाम है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समानता विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी योजना इनके मॉडल पर आधारित थी। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। योजना का काम, इसमें भारतीय योजनाओं के लक्ष्यों से संबंधित आधारिक विचार दिए गए। यह योजना जो थी महलनोबिस के विचारों पर आधारित थी, मतलब उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। तो आप एक शब्द ये भी याद रखें कि भारतीय योजना का निर्माता कौन है, तो पीसी महलनोबिस। इनका जन्म 1893 कलकत्ता में हुआ था। शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 45 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो दिया गया, बनाया गया।
ये वैज्ञानिकों के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिक को ही बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, ISI, ठीक है, महालनोबिस, तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। भारतीय सांख्यिकी संस्थान और सांख्य नामक जर्नल निकालने का काम किसने किया? इन्होंने किया था, कोलकाता में ही किया था, जो आज भी सांख्यविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI और सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकी विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत और विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार भी मिला और यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वो लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक भी रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे, उनकी महान विद्वता का द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने से संबंधित थी, है ना? क्या जी सर। PC महालनोबिस। हाँ, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक समृद्धि का सूचक क्या है? GDP में निरंतर होने वाली वृद्धि। GDP में निरंतर होने वाली वृद्धि क्या होती है? वो समृद्धि की सूचक मानी जाती है। और GDP क्या होती है भाई? GDP का मतलब होता है एक साल के अंदर, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? किसी एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष अवधि के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जो कुल मूल्य होता है, वो होता है GDP या सकल घरेलू उत्पाद, है ना? यही होता है। यस सर। इसमें एक शब्द, एक टर्म और यूज होता है, भौगोलिक सीमा के अंदर। तो कई बार प्रश्न पूछा गया भौगोलिक सीमा आखिर है क्या? तो भौगोलिक सीमा क्या होती है, ये आप में से किसको पता है? हाँ सर, एक क्षेत्र के अंदर की सीमा होगी जैसे। भौगोलिक सीमा का मतलब क्या है? भौगोलिक सीमा का मतलब होता है कि देश में, मान लीजिए भारत का मैप है, भारत का मैप है इतना बड़ा, बताने की जरूरत तो है नहीं, ऐसे है ना, ऐसे करके भारत का मैप भाई, ऐसे करके भारत का मैप पूरा यहां तक, ये पूरा मैप है भारत का। ये तो पूरा का पूरा हमारा भौगोलिक क्षेत्र है ही। इसके साथ साथ हमारे, मान लीजिए कुछ लोग मलेशिया में रहते होंगे, इंडोनेशिया में रहते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे, अमेरिका, कनाडा, सब जगह रहते हैं हमारे लोग। वो सब भी कौन है? वो सब भी भौगोलिक सीमा में आ जाएंगे। वही भौगोलिक सीमा में नहीं आएंगे हमारे जो दूतावास होंगे, वाणिज्यिक दूतावास, हमारे जो कोई जो हमारा एयरबेस कहीं बना होगा, वो सब कुछ, चाहे कहीं भी बना हो, पूरे विश्व में कहीं बना हो, वो सब कुछ क्या है? हमारी भौगोलिक सीमा में आता है। ठीक है, यूपीएससी का प्रश्न भी रहा है, ऐसे पूछा गया, तो थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक भाई, चलिए, तो भौगोलिक सीमा यही होती है। ऐसे मत सोचना कि वो अपने क्षेत्र में निर्धारित है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। केक क्या है? जीडीपी है, तो समृद्धि क्या है? वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो आर्थिक समृद्धि होती है वो एक छोटी सी अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा मानी जाती है। ऐसा माना जाए कि आपकी जेब में जो कल तक 100 रुपये आ रहा था वो आज 200 हो गया, आर्थिक समृद्धि आपकी है। लेकिन जब इसकी विकास से तुलना करते हैं ना, तो वो विकास क्या होता है भाई? विकास एक व्यापक अवधारणा है, वो गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाएगा। विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाएगा। और ये क्या नाम इसका, आर्थिक समृद्धि क्या करेगा? मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाएगा। एक संकीर्ण अवधारणा भी है। बात समझे? ध्यान रखना थोड़ा सा। अभी इसमें तो ये सब नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हम पढ़ा लेंगे, इसको पढ़ाएंगे बाद में ये सब अच्छे से। ठीक है सर, मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है।
देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अब ये जो क्षेत्रक होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं भाई? कृषि आता है, औद्योगिक आता है, सेवा आता है। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो होते हैं वो जीडीपी में योगदान देते हैं अपने। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। भारत में क्या है भाई? भारत में देखो दोनों चीजें हैं। रोजगार के मामले में देखेंगे अगर, तो रोजगार के मामले में प्राथमिक क्षेत्र आगे है ना? आर्थिक आर्थिक क्या बोलते हैं, आर्थिक भूमिका या फिर आर्थिक मामलों में की बात करेंगे, आर्थिक उसमें बात करेंगे प्रगति के बारे में, या फिर बोले कि जीडीपी में योगदान के बारे में मामले में बात करेंगे, तो उसमें तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। दोनों चीजें हैं हमारे यहाँ। बात करेंगे आधुनिकीकरण की। अच्छा, इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो हैं वो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार देने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए? उसके भी कुछ कारण हैं, वो भी हमको पता होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र के ही क्यों आगे है रोजगार देने में? इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो कुछ ऐसी चीजें आपको अभी देखनी है। फिलहाल इस चैप्टर से ही चलें, वही सही रहेगा। आधुनिकीकरण क्या? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाकर उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? याद रखना, आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको तकनीकी कुशलता मालूम हो जाए। आप कल संठा की कलम से लिख रहे थे, आज आप पेन से लिख रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। आधुनिकता का मतलब है आपके सोचने समझने का तरीका भी आधुनिक होना चाहिए। अब आधुनिक का मतलब ये नहीं कि आप 1950 से 1990 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन है, वो सारी चीजें इसी में देखेंगे। इसी में हमने आपको आर्थिक नियोजन के बारे में बताया। आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई गई इसी दौरान 1950 से 90 के बीच में। अपनाने का मुख्य कारण क्या है इसका? कि योजना आयोग का गठन हुआ और आर्थिक नियोजन की शुरुआत यहीं से होती है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के पास बहुत बड़ी समस्या भी थी। जमीन जो थी, जो कृषिगत भूमियां थी या जो जमीनें थी, उन सबका क्या हुआ था? केंद्रीकरण था। मतलब कि कुछ ही लोगों के पास सारी जमीनें थी, क्योंकि उस समय स्वतंत्र भारत में जमींदार और जागीरदार हुआ करते थे। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो जमींदार जागीरदार थे वो भी ऐसा नहीं कि पूरी पूरी जमीन पर खेती कर रहे थे, उत्पादन में योगदान दे रहे थे, ऐसा नहीं था। सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती रही, और सरकार ने जो सिस्टम अपनाया उस समय, स्वतंत्रता के कुछ साल के बाद ही सरकार ने जो एक नियम अपनाए, दो नियम थे। एक हदबंदी थी और एक चकबंदी थी। हदबंदी और चकबंदी क्या भाई? हदबंदी का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत यह निर्धारित किया जाए, एक लिमिट तय कर दी गई। हद का मतलब होता है एक लिमिट है। एक लिमिट तय कर दी गई कि भाई इससे ज्यादा जमीन कोई अपने पास नहीं रखेगा, कोई भी हो। ठीक है, तो इस हदबंदी के माध्यम से क्या किया गया? जमीनों का विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब लोगों में इसको बांटने का प्रयास किया गया। चकबंदी क्या है? चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे छोटे छोटे भूखंड रहे हैं किसी के, उनको क्या किया गया? एक साथ जोड़ दिया गया, वो हो गया चकबंदी। इसका ये ऐसा क्यों किया गया था? सरकार ने इस नियम का प्रयोग क्यों किया सरकार ने? तो ऐसा एक बार हुआ है, जैसे एक बार एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, उदाहरण के ही रूप में, तो रूस में क्या है कि जमीनों पे तो सरकार का नियंत्रण है। जो किसान है वो भूस्वामी नहीं है, सिर्फ किसान है। तो वहां पे जैसे ताजे फल, जो सड़े फल होते हैं, तो वो सब एक साथ पैक कर देते थे, क्योंकि उनको इससे नहीं मतलब है कि फल सड़ेंगे, फल बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, फायदा है नुकसान कुछ नहीं, मतलब उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, उनको अपनी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार को क्या है? सरकार ने समाजवादी व्यवस्था को तो अपनाया था, लेकिन सरकार ने इस वाली व्यवस्था को इग्नोर किया था। हमने आपको बताया था कि समाजवादी व्यवस्था को तो सरकार ने अपनाया था, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो अच्छी बातें थी उनको सरकार ने लागू किया, बाकी जो खराब चीजें थी उनको छोड़ दिया था। तो सरकार चाहती थी कि यहां पर जो किसान हो वो भूस्वामित्व उनके पास होना चाहिए, वो भूस्वामी रहें। भूस्वामी होने का फायदा क्या है? कि वो एक मालिक की तरह काम करेंगे। फायदा नुकसान जो कुछ भी होगा वो उन्हें सहना पड़ेगा, और वो कभी भी जानबूझकर अपना नुकसान नहीं उठाना चाहेंगे। इससे फायदा ये हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान बढ़ेगा, उनकी जीविका खुद चलेगी। तो इस हदबंदी के कानून में क्या किया गया था कि लोगों को प्रेरणा दी गई थी, प्रोत्साहन दिया गया था कि भाई आप किसान हैं, आप जमीन के मालिक हैं, आप अपनी जमीन की देखभाल खुद करें। और जो पहले के जमींदार होते थे वो कैसे थे? वो तो सिर्फ लगान वसूलने पे भरोसा करते थे, उनको खेती में कोई सुधार करने का कोई मतलब नहीं था। जाहिर सी बात है
हजारों एकड़ का मालिक है कोई जमींदार, कितना खेती करेगा? उसी में जंगल भी छूटा होगा, कोई चरागाह का छूटा होगा, कोई कुछ और छूटा होगा, कहीं गड्ढा खोदा गया होगा, कहीं कुछ और बन रहा होगा। खेती कुछ थोड़ी सी जमीन पे हो रही होगी। तो जो बंजर और जंगल के रूप में परिवर्तित जमीन है, उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? फायदा उसका तभी हो सकता है जब हम उसका बंटवारा कर दें, विभाजन कर दें किसानों के बीच में। इस दौर में 1950 से 1990 के बीच में 7 पंचवर्षीय योजनाएं चालू चली हैं। 7 लगभग क्या 7 पंचवर्षीय योजनाएं होंगी इसमें। ये 7 पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी? हमने आपको कल ही बता दिया था मेरे ख्याल से कि पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। बस समझे? आर्थिक नियोजन के 4 उद्देश्य रहे ना। कौन कौन से 4 उद्देश्य थे भाई? कोई कौन बता रहा है? आत्मनिर्भरता बोलिए तो जल्दी जल्दी। समानता, समृद्धि, हाँ, वो क्या? समानता। ये 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे आर्थिक नियोजन के। और हमको ये भी पता है कि इन चारों लक्ष्यों को एक समान महत्व नहीं दिया गया। एक समान मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ चारों लक्ष्यों को लागू किया गया हो। कभी किसी और को, कभी किसी और को, कभी किसी और को, कभी किसी और को लागू किया गया था। आत्मनिर्भरता किसमें प्राप्त करनी थी भाई? हमने बताया था हमको खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी। अब तक हम दूसरे से मांग कर अपने घर वालों का, अपने परिवार का पेट भर पाते। हमें उत्पादन में अपना आत्मनिर्भरता हासिल करनी थी। हमें औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी थी। तो भैया आत्मनिर्भरता किसमें प्राप्त करना था? खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। किसमें प्राप्त करना था? उद्योग क्षेत्र के मामले में। और किसमें प्राप्त करना था? जीडीपी के मामले में। और किसमें प्राप्त करना था? हमें इनकम भी तो बढ़ानी थी। ठीक है, समृद्धि, ठीक है, समानता। देखो आधुनिकीकरण भी, मतलब ये 3 चीजें। आधुनिकीकरण जो अपनाया गया, आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लोगों को पहनना ओढ़ना आ जाए, हम नई तकनीकों का यूज करें, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाएं। हमको उसको तो करना ही था आधुनिकीकरण के मामले में, उतना तो करना ही था। उसके साथ साथ हमें ये बात भी समझनी थी, जो हमारी दकियानुसी एक प्रथा चल रही थी कि महिला सिर्फ घर के अंदर ही रह सकती है, घर के अंदर का ही काम महिला कर सकती है, उसके अलावा बाहर का कोई काम नहीं कर सकती। उस वाले विचार से भी हमको बाहर निकलना था इस आधुनिकीकरण के मामले में। क्योंकि हमको पता है भारत में या किसी भी देश में जो महिला है, आधी जनसंख्या इनकी है। अगर इनका भी योगदान जीडीपी में बढ़े, या ये भी घर से बाहर निकले अपना रोजगार के मामले में, पढ़ाई के मामले में, तकनीकी कुशलता के मामले में, कौशल के मामले में, अगर ये अपना योगदान देने लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है जीडीपी में डबल इनकम होने लगती। फिर इस वाली सोच के साथ भी हमको आगे बढ़ना था ताकि सब कुछ सही सलामत हो सके। ये तीनों चीजें होने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। उसका मूल कारण यह था कि समानता। अगर हम समानता को अपने अर्थव्यवस्था में लागू नहीं करते, समानता का पालन नहीं करते, तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती थी। समानता किसमें? भूखंड के मामले में भी हमने बताया, जमीन के मामले में, संपत्ति के मामले में, इन सब चीजों को। तो समानता के साथ ही हम इन बाकी तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते थे। हम सब कल पढ़ लिए थे आधुनिकीकरण। कहां गया आधुनिकीकरण? समृद्धि देख लिए थे। समृद्धि क्या है? देश में वस्तु और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, महालनोबिस प्लान भी हम सबने देख लिया था। ये आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण वस्तु सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। किसान पुराने बीज के स्थान पर नई किस्म के बीज का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। मतलब एक फैक्ट्री नई मशीन का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकती है। मतलब यह है नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही हुआ आधुनिकीकरण। लेकिन आधुनिकीकरण नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक ही सीमित नहीं, बल्कि उद्देश्य यह था कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी था। मतलब यह स्वीकार कर लिया जाए कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान ही होना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में पुरुष काम करता तो महिला भी काम कर सकती है, प्रशासनिक क्षेत्र में पुरुष काम करता तो महिला भी काम कर सकती है। महिलाओं के नारी का कार्य क्षेत्र जो होगा घर की सीमाओं से तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जैसा कि हमारे यहाँ दकियानुसी प्रथा पहले से चली आ रही थी। उससे भी हमको बाहर निकलना था। महिलाओं को भी बैंकों में, कारखानों में, विद्यालय आदि स्थानों पर प्रयोग, उनकी प्रतिभाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए था। ठीक है, आत्मनिर्भरता क्या बताए थे? आत्मनिर्भरता यहाँ अभी हमने आत्मनिर्भरता कल पढ़ी ही नहीं थी। आत्मनिर्भरता तो पढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता क्या है? कोई भी राष्ट्र आधुनिकीकरण, आर्थिक समृद्धि अपने या अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा तो कर ही सकता है।
कोई भी देश होगा कर लेगा, आयात के द्वारा उसकी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, एक देखिए, एक फैक्ट भी आपको मिल गया कि शुरुआत की जो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं रही, उनमें क्या किया गया था, आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। मतलब ये था, आत्मनिर्भरता का मतलब ये था कि उन चीजों को के आयात से बचा जाना चाहिए जिनका हम देश में ही उत्पादन कर सकते हैं। अभी बाद में जब देखेंगे तो हम एक बार आप लोगों के सामने शब्द का प्रयोग किए होंगे, आयात, प्रतिस्थापन, निर्यात, संवर्धन, ऐसा कुछ शब्दों का यूज किया होगा बीच बीच में कभी कभार। तो आप लोगों को इसके बारे में अभी आगे पता चल जाएगा क्या होता है ये। इसको विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन मुक्त हुआ देश की लोगों की आत्मनिर्भरता को नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अलावा आशंका यह थी कि आयातित खाद्यान्न विदेशी प्रौद्योगिकी पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। मतलब अगर आत्मनिर्भरता को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हमको यह भी आशंका थी। आशंका क्या थी भाई? आशंका यही थी कि विदेशी प्रौद्योगिकी पूंजी पर अगर हमारी निर्भरता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो विदेशी हस्तक्षेप हमारे देश की नीतियों में बढ़ेगी ताकि हमारे देश की संप्रभुता में बाधा उत्पन्न हो सके। तो हमें उन चीजों से अगर बाधा नहीं डलवानी है, हमें हमारी संप्रभुता को बरकरार रखना है, तो हमें क्या होना होगा? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। समानता क्या है? समानता के बारे में अभी हमने बताया, सिर्फ समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के द्वारा जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं हो सकता है। किसी देश में उच्च समृद्धि दर विकसित, ये आप एक स्टेटमेंट के रूप में ध्यान में रख सकते हैं। समृद्धि दर विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह बात हमको पता होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी तक सीमित ना हो। मतलब लाभ जो मिले वो भैया सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए ही वो लाभ निश्चित हो पाए। मतलब समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। 50 से 90 तक की अवधि में लागू की गई पहली 7 पंचवर्षीय योजना किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, ये चीजें हम देखेंगे। कहां तक सफल रहे, ये सारी चीजें हम सब इसमें देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, किसानों को भूमि एक नीति है। किसानों को भूमि, भारत में ये नीति अपनाई गई कि किसानों को भूमि का मालिक बना दिया जाए। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है हमने आपको बताया। किसानों को अगर भूमि मिल जाती है तो पहली बात तो ये कि उनका जीवन निर्वाह का तरीका सुधर जाता, उत्पादन में वृद्धि होती, पोषण की आपूर्ति और महंगाई पर भी कंट्रोल होता। अब महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा? अरे सब लोग उत्पादन करने लगेगा, गेहूं 40 रुपए किलो से घट के 15 रुपए किलो हो जाएगा, महंगा, सस्ता नहीं हो गया, ये सस्ता, महंगाई पर नियंत्रण होगा। उनका आजीविका निर्वाह भी सही साथ ठीक ठाक हो जाएगा किसानों का। ये सब चीजें थी। ठीक है, वो कोई लापरवाही नहीं करेंगे इस मामले में, अपने जीविका उपार्जन के मामले में। यहाँ पे एक उदाहरण ये बताते हैं कि जैसे पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, उन्हें ना तो लाभ होता ना हानि होती। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की प्रेरणा भी नहीं होती थी। मतलब किसान अगर मालिक है तो दक्ष भी रहेगा, दिन रात उसमें मेहनत करता रहेगा, उसका अपना खेत है तो चाहेगा हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, क्योंकि लाभ किसी और को नहीं मिलने वाला, सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलने वाला। ये इसलिए किसानों को भूमि का स्वामी बनाया जाना सुनिश्चित किया गया हमारे देश में। ठीक है ना, ये बात याद रखना इस तरीके से। कृषि, भू सुधार, कृषि में भू सुधार एक सिस्टम आया। तो भू सुधार कैसे? जब स्वतंत्रता मिली उस समय जमींदार, जागीरदार, इनका ही वर्चस्व था, खेतों में कोई सुधार नहीं करते थे सिवाय लगान वसूलने के। लगान वसूलने के अलावा इन्होंने खेती में कोई सुधार करने का प्रयास नहीं किया। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को यूएसए से अनाज का आयात भी करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। मुख्य उद्देश्य, अब भू सुधारों की जो आवश्यकता हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाई जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना। यह है मुख्य उद्देश्य इसका। स्वतंत्रता के 1 साल बाद ही देश में बिचौलियों का उन्मूलन, वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। ये दोनों कदम उठाए गए हैं, बिचौलियों का उन्मूलन करने और वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने। मतलब क्या था? मतलब था भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा और साथ ही बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी, मतलब भूस्वामी अगर बन जाएगा तो वो निवेश तो करेंगे, लेकिन अब इतने भी अमीर तो है नहीं, तो सरकार को क्या करना होगा? थोड़ा सा उनकी मदद करनी होगी, सब्सिडी के रूप में, सहायकी के रूप में उनकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति आई। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण की दूसरी नीति आई, यह है समानता को बढ़ाने का एक तरीका। तो समानता लाने के लिए क्या काम किया गया?
भू सीमा निर्धारण, ब्रैकेट में अगर बोल दें तो ये हदबंदी बोल सकते हैं इसको, हदबंदी नीति अपनाई गई। एक नीति तो ये है। इसमें क्या हुआ, सीमा निर्धारण में मतलब ये था कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाए, कर दिया जाए। मतलब कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम कर दिया जाए। कुछ ही लोगों के पास जमीन थी, उसको क्या करना था, सब में बांट देना था भाई, सबके पास कुछ न कुछ खेती करने का साधन हो जाएगा। बिचौलियों के उन्मूलन को नतीजा क्या हुआ, बिचौलियों के उन्मूलन का फायदा यह हुआ कि लगभग 200 लाख काश्तकार का सरकार से सीधा संपर्क बन गया। वो जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त भी हो गए। यह फायदा हुआ इसका। भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन भी मिला। भैया ये हमने पहले ही बताया कि भू स्वामित्व जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको उत्पादन में वृद्धि के लिए मौका भी मिलेगा कि हम अपना वृद्धि करते बढ़ाते हैं, उत्पादन करते हैं। इससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बिचौलियों के उन्मूलन पर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरी तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। कानून की कमियां थी कुछ, उन्हीं का लाभ उठाया इन लोगों ने, जमींदारों ने, और बड़े बड़े भूखंडों पर क्या किया, अपना अधिकार बरकरार रखा। कैसे इन्होंने बरकरार रखा, सरकार, अब ये जो इनमें कमियां रही इन कानूनों में और कुछ सरकार की तरफ से लेट लतीफ हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, लोगों को थोड़ा मौका मिल गया। मौका इससे मिला कि इन्होंने अपनी जमीनों को क्या किया, अपने नातेदार रिश्तेदार सबके नाम करवा दिया। ठीक है, उसी सीमा में, बात समझे। तो कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया। भूस्वामी जो थे उन्होंने उस कानून की कमी का लाभ उठाया और वो खुद को भूमि का स्वामी बना दिए, वो खुद किसान बन गए। ठीक है, और कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम श्रमिकों को भूमि सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब जो बटाईदार थे, जो भूमिहीन श्रमिक थे, इन सबको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। बटाईदार को कैसा लाभ, हम जमींदार, हमारी जमीन पे खेती कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, बटाईदार हैं आप, हमको तो लगान चाहिए भाई, हमको पूरा पूरा हमारा हिस्सा चाहिए, चाहे बाढ़ आ जाए चाहे सूखा पड़ जाए। तो इनको लाभ नहीं हुआ। और जमीन के मालिक तो हम हैं, तो सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी आएगी, जो भी फायदा आएगा, जो भी कुछ सरकार की तरफ से होगा, वो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हमको मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। बटाईदारों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता सरकार की योजनाओं का। बात समझ रहे, खेती चाहे जो करे, फायदा सिर्फ किसान को मिलता है, भूमि के स्वामी को मिलता है। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आ पड़ी। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दे दी, उन्होंने चुनौती भी दी भाई। ठीक है, इस अवधि में वो अपनी भूमि, निकट संबंधी आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। अब आपको कानून में भी कई सारी कमियां रही। बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया उसका। हालांकि पूरी तरह से भूमि उन्मूलन या बिचौलियों के उन्मूलन या भूमि सुधार का लाभ नहीं मिला, यह कहना पूरी तरह गलत है। क्योंकि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो भारत के ही अंग हैं, यहां पर इनका अच्छा खासा लाभ मिला। यहाँ की सरकारें जो थी वो प्रतिबद्ध थी इस नीति के प्रति कि वो अपने यहाँ जो भूमिहीन किसान हैं उन सबके बीच में भूमि का वितरण करके ही रहेंगे। उन्होंने नीतियों का अच्छे से पालन किया। लेकिन अब कुछ दो राज्यों के मामले में क्या है, बाकी जो सरकारें थी वो क्या थी, उन्होंने उस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। असमानता आज भी बनी हुई है, आज भी आप देख सकते हैं। यूपी बिहार में आज भी आप देख सकते हैं इस बात को कि जिसके पास जमीन है उसके पास खूब जमीन ही जमीन है, और जिसके पास नहीं है उसके पास लहसुन गाड़ने के लिए भी जमीन नहीं मिलेगी। यह हालत आज भी है देश में हमारे, और कई देश में मत जाओ, अपने यूपी बिहार में देख लो। जी सर, ऐसा है। अब आएंगे, देखेंगे हरित क्रांति क्या रही। 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ। उत्पादकता बहुत कम थी, पुरानी प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग करते थे, अधिकतर किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर होती थी, मतलब मानसून स्तर कम हो जाए तो किसानों को कठिनाई भी होती थी, किसानों को कठिनाई बढ़ जाती थी, मतलब उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। शुरुआत में यह समस्या आ रही थी हमारे पास। लेकिन हरित क्रांति, औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। औपनिवेशिक काल से चली आ रही जो कृषि गतिरोध की समस्या थी, हरित क्रांति ने उसको समाप्त करने का प्रयास किया, और समाप्त करने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि स्थायी रूप से उसको समाप्त भी किया। मतलब यह था कि उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि से था। इनके प्रयोग के लिए क्या किया गया, पर्याप्त मात्रा में, भाई देखिए ये हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज हैं इनका अगर प्रयोग करना है तो इनके लिए भैया उर्वरक चाहिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक चाहिए, पर्याप्त मात्रा में निश्चित जलापूर्ति भी चाहिए होगी। अब उर्वरक, कीटनाशक, निश्चित जलापूर्ति, ये तीनों एक सही अनुपात में भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 बोरो ऐसे बिना किसी रेशियो के ही हम फेंकते चले जाएं, सिंचाई करते रहें, खाद फेंकते रहें तो हमारा उत्पादन बढ़ता रहेगा। एक सही अनुपात में इनका प्रयोग होना चाहिए, और इन एक सही अनुपात में प्रयोग होने से क्या होगा,
हम हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता को ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि अपने जीविकोपार्जन के माध्यम को भी अच्छा खासा कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट आया हुआ है कि इनका सही अनुपात में प्रयोग होना चाहिए या फिर इनका प्रयोग ही होना चाहिए, सही अनुपात का कोई मतलब नहीं, वैसा करके स्टेटमेंट आया हुआ है यूपीएससी में। तो सही अनुपात में इन तीनों चीजों का प्रयोग करना हरित क्रांति में सुनिश्चित किया गया था। बीजों के अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं, उर्वरकों, कीटनाशकों की आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी। मतलब हरित क्रांति का पहला चरण, हो सकता है आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक का रहा है, तो 1960 के दशक से 1970 के दशक के मध्य तक, मतलब 1965 से 1975 के बीच में रहा है। यही माना जाएगा ना। 60 के दशक का मध्य क्या है, मध्य मतलब 65-66, यही वाला है ये टाइम पीरियड। तो 60 के दशक से 70 के दशक तक का मानो, ये 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक। बीज का प्रयोग कहां कहां हुआ भाई? हम अभी तक ये जानते थे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा भी है, पश्चिमी यूपी भी उसमें है, अधिक समृद्ध राज्यों तक ये सीमित रहा है। बीजों का लाभ किसको मिला? तो केवल गेहूं पैदा करने वाले किसानों को मिला। हरित क्रांति के दूसरा चरण जब आया तो ये कब से कब तक चला? 70 के दशक के मध्य से लेकर 80 के दशक के मध्य तक चला। इसमें क्या किया गया? हाई यील्ड वैरायटी बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार भी हुआ और कई राज्यों तक पहुंचाए गए, फसलों को लाभ हुआ। मतलब हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ये हरित क्रांति की देन रही है। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं था। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे, अब भैया मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उत्पादन का ज्यादा हिस्सा अगर किसानों ने अपने यूज के लिए रख लिया तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो तब होगा जब किसानों ने अपने उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा बेच देते, मार्केट में बेच देंगे, तभी ना उसको फायदा मिलेगा देश की अर्थव्यवस्था को। और फायदा कैसे होगा? अधिशेष उत्पादन को मार्केट में बेचने से क्या होगा? महंगाई कम होगी। हम कहते हैं गेहूं चावल की ही महंगाई कम होगी, लेकिन कम तो होगी ना। खरीदना आसान हो जाएगा, लोगों को खाना पीना आसान हो जाएगा, 4 लोग और उस पर जीने लगेंगे, किसी को रोजगार भी मिल जाएगा। और जब किसान बेचेगा तो खरीदने वाला कौन होगा? वो नौकरी वाला व्यक्ति होगा, उसको नौकरियां ना मिल रही है। गेहूं के सीजन में गेहूं खरीदेगा, धान के सीजन में धान खरीदेगा, सीजन टू सीजन में नौकरी मिल जाएगी उसको। वो 4 आदमी भी रख लेगा अपने। वो जो 4 आदमी पल्लेदारी करेंगे, क्या पल्लेदारी क्या बोलते हैं, मजदूरी करेंगे, उनको क्या होगा भाई? उनके यहाँ भी रोज शाम को सब्जी चली जाएगी खरीद के, ताजी ताजी सब्जी। वो जिससे सब्जी खरीदेंगे उसको भी फायदा होगा, वो भी बेचना चालू कर देगा, उसके वो काम लग गए। मसाला खरीदेगा दुकान वाले से, उसका भी कम फायदा हुआ, उसको भी कमाई चालू हो गई, आना जाना भी उनका रहेगा। मतलब इस तरीके से क्रियाकलाप, जो आर्थिक क्रियाकलाप जो होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। फिर बात समझ रहे ना? मतलब अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर तभी प्रभाव पड़ सकता है जब किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सकते हैं। मतलब किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश जो होता है उसको बोलते हैं विपरीत अधिशेष। तो विपरीत अधिशेष क्या है? हमको यह चीज पता हो गई। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। ठीक है, इसमें हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सके, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। हरित क्रांति के फायदे क्या हुए? एक तो रोजगार के नए साधन खुल गए, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ा, जीडीपी में ग्रोथ हुआ, तीसरा लोगों के जीवन निर्वाह के मामले में भी परिवर्तन आया, आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि हुई। साथ ही साथ जो एक समस्या बनी हुई थी अंग्रेजों के समय में जो एक समस्या बनी हुई थी, अकाल की समस्या, महामारी की समस्या, सूखे की समस्या, बाढ़ की समस्या, भूख की समस्या, ये वाली समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने क्या किया? वो जो अधिशेष उत्पादन का हिस्सा था उसको सरकार ने स्टॉक करके रख दिया। किस लिए करके रख दिया? ताकि ऐसी स्थिति अगर भाई आती है तो हम उस जगह पर, उस टाइम पर इसका यूज कर लिया करेंगे। तो हमारे यहाँ जनता जो होगी वो भैया काल काबिलियत नहीं हो पाएगी, वो खाने पीने मस्त रहेगी, तो उसको पोषण की आपूर्ति होती रहेगी बराबर से। तो इसका एक फायदा ये भी हुआ है। तो आपको ये भी फायदा याद रखना चाहिए अपने अपने तरीके से। स्टेटमेंट में अगर आए तो आपको याद रखना होगा, वो आप टिक कर सकते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। फिर हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ है सर, देश को लाभ तो हुआ है इस हरित क्रांति से, लेकिन सिर्फ लाभ ही लाभ हुआ है ये कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं कहना उचित भाई? हरित क्रांति से लाभ सिर्फ उनको हुआ जो पैसे वाले किसान थे या जो बड़े भूखंड के मालिक थे, उनको फायदा हुआ ज्यादा। और जिनके पास जमीन नहीं, जो पल्लेदारी कर रहा है, जो बटाईदार टाइप का है, उसको क्या फायदा होगा बताइए? उसको क्या फायदा हुआ? मतलब जो मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी जो कर रहा है खेत में, उसको क्या फायदा?
फायदा उनको हुआ जो बड़े बड़े किसान थे, जिनके पास पैसा था, जो तकनीकी का प्रयोग करना जानते थे, जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिनके पास पैसा था। और ये मत बोलना कि सरकार ने जो सहायता दिया है वो गरीब किसानों को मिला। गरीब किसान उससे अछूते भी रह गए हैं। मिला तो है, सबको नहीं मिल पाया, फिर भी उसका फायदा किसको मिला? जो बड़े बड़े उद्योग वाले व्यक्ति थे, जो बड़े बड़े किसान होते थे, उन सबने उसका फायदा उठाया जम के। इसने क्या किया? हरित क्रांति ने एक तरफ तो फायदा दिया, दूसरी तरफ इसने क्या कर दिया? असमानता को बढ़ा दिया। जो बीच में खाई थी, उस खाई को इसने पाटा नहीं, बल्कि उस खाई को और बड़ा कर दिया। एक सबसे बड़ी बात तो ये आ गई, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये समस्या आई, दूसरी चुनौती क्या रही हरित क्रांति में कि हरित क्रांति के दौरान अपनाए गए जो बीज थे, उनमें कीटों की संभावना, कीट लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा थी। कीट लगने की संभावना ज्यादा थी तो भाई कीटनाशक डालो। नहीं कीटनाशक डाल सकते तो किसान कौन, गरीब आदमी कहां डालेगा? उसका फसल बर्बाद हुआ। और जिसने डाल दिया, अब कभी आप सुनते होंगे फसल में छिड़काव, कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए किसान की मौत हो गई। अभी आप कभी ये सुने होंगे, कभी ये सुने होंगे, कोई आया होगा घर पे, वो बताया होगा कि अरे वो दवा का छिड़काव कर रहे थे, वो दवा का छिट्टा जो है छींट आंख में पड़ गई, हमारी आंखें देख रहे हैं, बर्बाद हो गई। ये भी सुना होगा आपने। तो इसका ये भी नुकसान हुआ। एक गरीब आदमी पहले से है, दूसरा ऊपर से वो भी पड़ गया उसकी आंख में, इलाज कहां से कराए? ये भी एक समस्या उत्पन्न हुई। इससे फिर पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि फायदा ही फायदा, नुकसान भी है इसमें, ठीक है। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी अपनाने छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण यह आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों की आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों की लागतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे कोई मेंस के लेवल में, तो आप अगर ये चीज अपने निष्कर्ष में देते हैं तो आपको ये बताना भी जरूरी होगा कि फायदा और नुकसान कैसे हुआ है, दोनों को कैसे कैसे फायदा हुआ है, दोनों को नुकसान कैसे कैसे हुआ है। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवा के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए। आज आप देखेंगे तो एक से एक बीजों का उत्पादन हो रहा है। आपने सुना होगा बीटी कपास, बीटी बैंगन, है ना, कई सारे ऐसे बीजों का, ऐसे भी बीजों का उत्पादन हुआ है। बीज तैयार किए गए हैं जो कम बारिश वाले क्षेत्र में भी उपजाए जा सकते हैं। जहां पर पानी की कमी है वहां भी उपजाए जा सकते हैं। जिनको कम उर्वरक की आवश्यकता है वो भी उपजाए जा सकते हैं। अब देखो वर्तमान में क्या है, जैविक कृषि का प्रचलन चालू हो गया है। ये कहीं ना कहीं हरित क्रांति से ही प्रेरित रहे हैं। हरित क्रांति की ही प्रेरणा रही है जो आज जैविक कृषि को अपनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो सहायकी पर बहस, ये देखिए, एक 60 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होगा। निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह भी रहा कि 90 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी रही। सब कुछ सकारात्मक फिर भी नकारात्मक है। 90 के दशक में 65% जनसंख्या कृषि में लगी रही भाई, यह नकारात्मक रहा। यह नकारात्मक क्यों रहा? लोग कहते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता जाता है वैसे वैसे जीडीपी में कृषि का हिस्सा कम होता चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ कृषि का हिस्सा जीडीपी में कम तो हो रहा था, लेकिन लोगों के जो लगे रहने की प्रवृत्ति थी वो बढ़ती जा रही थी, वो उस स्पीड से कम नहीं हो रही थी। आज भी आप देखें तो कृषि में करीब 55% जनसंख्या लगी हुई है। उसका जीडीपी में योगदान कितना है? 17 से 18% हिस्सा आज भी योगदान है जीडीपी में भारतीय कृषि। मतलब 55 लोग लगे हैं, मात्र 17 से 18 रुपए फायदा दे रहे हैं। बताओ क्या फायदा है? ऐसा भी हो सकता था कि इतने लोग ना लग के 8-10 लोग लग जाते, 45 लोगों को रोजगार कहीं और मिल जाता। अब अगर 45 लोगों को रोजगार कहीं और मिल जाता तो वो लोग खेती में ही क्यों पड़े रहते? क्योंकि खेती में छिपी हुई बेरोजगारी भी दिखती है। मतलब जिनका उत्पादन में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है वो भी खेती में लगा पड़ा है। कि 10 लोग लगने से खेती में उत्पादन क्या 10 की बजाय 100 कुंतल हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। तो सीधी सी बात है भाई, 10 लोग, 2 ही लोग काम करो ना, बाकी लोग अपना दूसरा काम करो। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि इतने सारे लोग सिर्फ खेती में ही लगे पड़े रहे? उसका मूल कारण यह है कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, इन्होंने रोजगार के अवसर ही नहीं उपलब्ध करवाए, इन्होंने रोजगार के अवसर ही नहीं दिए उतने। अगर इन दोनों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए होते तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या आज के समय में भारतीय कृषि में ना लगी होती। भारत में 50 से 90
कि अवधि में जीडीपी में कृषि के अंशदान में कमी तो आई थी, लेकिन निर्भर जनसंख्या के अनुपात में कमी नहीं आई। 50 में 67% जनसंख्या हुआ करती थी, 90 में घटकर 64 हो गई। बताओ, अभी 55% लगी पड़ी है, 18%, 17 से 18% जीडीपी में योगदान दे रही है। इस क्षेत्र में इसकी उत्पादक वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव है, फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने की क्या जरूरत थी? इसका उत्तर यही है, सही उत्तर यही होगा कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। उद्योग और व्यापार की बात करें, अर्थशास्त्र ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। व्यापार की बात करेंगे, ऐसा हुआ कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उद्योग क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ये कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी भी होते हैं। याद रखना इस स्टेटमेंट को, कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं कौन? उद्योग। उद्योग में जो रोजगार होते हैं वो कृषि की में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण, समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं सब कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। अब यहाँ पे हम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि 1950 से 1990 के बीच में कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी? टोटल 7। तो 7 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो हमको इतना मोटा मोटा पता होना चाहिए कौन कौन से मॉडल पर आधारित है। आप में से कोई बता सकता है कि पहला मॉडल किसका था, दूसरा किसका था, तीसरा किसका था, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां किसके मॉडल थे, और इसी बीच में कितनी अवकाश आए हैं? किसी को पता है इसके बारे में? पर्सन आज तक ही सीमित थे। जमशेदपुर, कोलकाता में लोहा इस्पात उद्योग, किसी को नहीं पता क्या? नहीं सर। चलो बताते हैं अभी हम। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों में निवेश करने की अपेक्षित पूंजी नहीं थी। हालांकि सरकार के पास पैसा था लगाने का, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नीतियों को अपनाया। सरकार जिन नीतियों को अपनाया, देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का मतलब यह नहीं था कि सरकार पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुक गई, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छाइयां शामिल की गई और कमियों को निकाल दिया गया। मतलब ये कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या निर्णय हुआ कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। मतलब यह था सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण होंगे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होंगी, ये आपको याद रखना चाहिए। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, देखिए एक स्टेटमेंट के रूप में। निजी क्षेत्र की नीतियां क्या होंगी? सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होंगी, और सार्वजनिक क्षेत्र जो होंगे वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो अग्रणी भूमिका में सार्वजनिक क्षेत्र के ही रहेंगे, सहायक के रूप में रहेंगे निजी क्षेत्र। औद्योगिक नीति 1956, इसमें कुछ प्रावधान रहे, इसको हम थोड़ा देख लेंगे सही से। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार क्यों लाया गया था? भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लक्ष्य के आधार पर 1956 को स्वीकार किया गया। इसमें इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार क्या रहा? दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार क्या रहा है? 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव, या फिर स्टेटमेंट के रूप में आ जाए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का के आधार के रूप में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अपनाया गया। स्टेटमेंट सही हो गया। इस योजना में, द्वितीय योजना में क्या किया गया? समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इसके अनुसार क्या हुआ? उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया। उद्योग के 3 वर्ग थे। कौन कौन से थे भाई? ये मेरे ख्याल से पेपर में आया हुआ है। 1956 की नीति के अनुसार उद्योगों के 3 वर्ग निम्न में से कौन कौन है? तो पहला तो यह था कि वह उद्योग जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरा, वो जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास करते थे, लेकिन देखो साथ में दोनों मिलकर काम करेंगे दूसरे नंबर वाले में, लेकिन अगर कोई नया क्षेत्र शुरू करना है, नया उद्योग शुरू करना, नई इकाई लगानी है, तो उसके लिए कौन एकमात्र जिम्मेदार होगा? राज्य। और तीसरे कौन थे? तीसरे वही उद्योग थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। बात समझे? पहला सरकार का, हाँ बोलो, क्या बोल रही गुड़िया? कुछ नहीं। पहला सरकार का स्वामित्व पूरा तरह से। दूसरा, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे, लेकिन नई इकाई शुरू करने के लिए सरकार के पास, मतलब राज्य के पास ही अधिकार था। तीसरा, निजी क्षेत्र के अंतर्गत। निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग हुआ करता था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। जो तीसरा वर्ग था ना, निजी क्षेत्र के हाथ में तो दिया गया था, फिर भी उसको लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित किया गया। लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित करने का मतलब यह था कि ताकि देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित कैसे किया जा सके? बिहार में एक दूर दराज का एक ऐसा क्षेत्र है जो पटना से बिल्कुल कटा हुआ नजर आता है। वहां पे ना तो सड़क की व्यवस्था, ना तो पानी की व्यवस्था, ना तो बिजली की व्यवस्था, ना तो किसी और व्यवस्था, कुछ व्यवस्था, परिवहन कुछ नहीं वहां पे। अब वहां पे कौन जाएगा उद्योग लगाने? सबको मिल जाए कि पटना में, आरा में, भोजपुर, बक्सर, यहां सब आसपास में
अपना उद्योग लगा दे, क्योंकि इधर तो बढ़िया संसाधन भी है उनके पास, तो लोग लगा देगा भाई, कमाएगा फायदा अपना। लेकिन सरकार ने क्या कहा, लाइसेंस व्यवस्था अपनाएंगे। लाइसेंस व्यवस्था से क्या फायदा होगा भाई? उद्योगों को फायदा नहीं, सरकार का फायदा। सरकार का आखिर फायदा सरकार का नहीं, फिलहाल फायदा होगा जनता का। कैसे होगा? सरकार ने बोला कि भाई देखो, उस वाले क्षेत्र में अगर आप जाके अपना उद्योग खोलते हो ना, तो आपको लाइसेंस व्यवस्था आपके लिए आसान बना दी जाएगी। लाइसेंस प्राप्त करने में आपको आसानी हो जाएगी, सरकार आपकी मदद करेगी प्रशासनिक रूप से भी, और आप कहेंगे तो पैसे के रूप में भी मदद कर सकती है सरकार, अगर आप उस क्षेत्र में जाके खोलेंगे तब। यही नहीं, आपको टैक्स में भी छूट दे दी जाएगी, थोड़ी बहुत टैक्स में भी छूट मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको बिजली उजली में भी डिस्काउंट दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बाकी जो बोलो जमीन वमीन अलॉट हम करवा देंगे, उसकी चिंता मत करना, प्रशासनिक मदद हम करने को तैयार बैठे हैं आपको, लेकिन वहां पे खोलना पड़ेगा आपको अपनी कंपनी। तो निजी संपत्ति वाले, निजी वो लोग क्या किए, प्राइवेट जो संस्थाएं थी उन्होंने क्या किया, ठीक है आसानी तो है, सरकार मदद करने को तैयार है, चलो वहीं खोल देते हैं। अब एक बात बताइए, पटना के आसपास वाले एरिया से हटकर उस दूर दराज वाले क्षेत्र में जब गए कंपनी लगा दी है, तो वहां लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? उस कंपनी के पीछे सड़कें बनी कि नहीं बनी? गाड़ियां आने जाने लग गई कि नहीं आने जाने लग गई? लोगों को रोजगार के लिए आने जाने लग गए वहां से। बात समझे? वहां के लोगों की स्थिति भी सुधरी। वो जो बिहार का एक ऐसा दूर दराज का कटा हुआ क्षेत्र कभी नजर आ रहा था, आज वो बिहार के बड़े शहरों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो किसकी देन रही? लाइसेंस व्यवस्था की देन रही। यही व्यवस्था अपनाई गई। बात समझे? इसमें देखिए यही होगा। हाँ, लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता, तब तक उनको अनुमति नहीं मिलती थी। अब क्या हुआ कि इस नीति का प्रयोग, लाइसेंस नीति का प्रयोग किया गया पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। अगर उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में लगाए जाते हैं तो लाइसेंस प्राप्त करना उनको आसान बना दिया गया। इसके अलावा कुछ रियायतें दी गई, जैसे टैक्स का लाभ मिल गया उनको, कुछ बिजली उजली में छूट मिल जाएगी। इस नीति का उद्देश्य ये था, लाइसेंस नीति का उद्देश्य याद रखना भाई, लाइसेंस नीति का उद्देश्य था क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना या फिर क्षेत्रीय असमानता को कम करना। दोनों चीजें हो सकती हैं। आप यहां पे लिख सकते हैं असमानता को कम करना, या फिर आप लिख सकते हैं समानता को बढ़ावा देना। दोनों चीजें हो सकती है ना। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं लाइसेंस व्यवस्था ने देश में समावेशी विकास को ही बढ़ावा दिया। देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ही लागू किया गया था लाइसेंस व्यवस्था को। नहीं तो लोग ऐसे बड़े शहरों के आसपास ही अपना उद्योग स्थापित कर लेते। जो दूर दराज का अछूता क्षेत्र रहता वो अछूता ही रह जाता हमेशा। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने, विभिन्न प्रकार के उत्पादन करने के लाइसेंस प्राप्त करना होता था इनको भी। लाइसेंस, अब देखो लाइसेंस का एक तो ये प्रयोग हुआ कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र से थे वो भी विकास के मार्ग में जुड़ गए। दूसरा मामला क्या था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को भी सुनिश्चित करना था। लाइसेंस कब मिलेगा? जब सरकार को यह लग जाए भैया इसका उत्पादन करना पड़ेगा। बस समझे? और लाइसेंस तब मिलेगा कि उसमें एक लिखा रहेगा। अरे जैसे आप देखते होंगे एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसमें क्या लिखा होता है? ऑल इंडिया परमिट। एक लाइसेंस ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में चला सकते हैं, यूपी में गाड़ी चला सकते हैं, यूपी में लखनऊ में गाड़ी चला सकते हैं, महाराष्ट्र में बंबई में गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे भी लाइसेंस होते हैं, कई तरह के लाइसेंस मिलते हैं लोगों को। तो ऑल इंडिया परमिट वाला जो लाइसेंस है वो पूरे भारत में दौड़ेगा, है ना। वो गाड़ी लेके नेपाल भी जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। तो लिमिट क्या है? लिमिट ये है भैया, ज्यादा उत्पादन नहीं करना है, बस उतना ही उत्पादन करना जितनी हमारी जरूरत है। बस इसमें दो चीजों में, उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करना था। ठीक है, लाइसेंस के माध्यम से सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस सिर्फ तभी मिलेगा, तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त हो जाती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की जरूरत है। लाइसेंस तभी देती थी सरकार किसी उद्योग को, किसी कंपनी को, कि जब सरकार को लगे भैया इनकी जरूरत है, अब उत्पादन करो, बढ़ाओ जल्दी। ओके। लाइसेंसिंग व्यवस्था को अपनाने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि निजी संस्थाओं को दरकिनार किया जाए। हैं, भारत में विकास का जो मार्ग था उसको निजीकरण से बचाना नहीं था, बल्कि देश में उत्पन्न जो असमानताएं थी उनको कम करना था। कुल मिलाकर अगर बोला जाए, देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक प्रकार से समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए
कौन सी पद्धति अपनाई गई? लाइसेंसिंग व्यवस्था अपनाई गई। जैसे कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से ये बात की गई कि मान लीजिए कोई जैसे आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र अगर कोई है, अगर वहां पे कोई कंपनी जाके अपना उद्योग स्थापित करती है तो उसको लाइसेंसिंग में क्या मिलेगा? आसानी से उसको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके अलावा उसको बिजली में छूट मिल जाएगी, कर में छूट मिल जाएगी, स्पेशल व्यवस्थाएं उसको दी जाएंगी अगर वो जाके किसी भी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थापित करती है अपनी संस्था। तो अगर कोई संस्था किसी बड़े क्षेत्र में जो पहले से विकसित वहां पे जाके स्थापित करेगा तो भाई उसके लिए तो पूरा पूरा प्रावधान किया गया, लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और लाइसेंसिंग जो व्यवस्था थी वो एक लंबी प्रक्रिया थी, बात समझ रहे हैं ना? तो जाहिर सी बात है अगर सरकार ने बोला कि पिछड़े क्षेत्रों में अगर जाके आप स्थापित करते हैं तो लाइसेंसिंग व्यवस्था को आसान बना दिया जाएगा आपके लिए, तो कोई भी कंपनी क्यों इतना परेशान होगी, जाके उधर ही कुछ अपना इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी। और सरकार का उद्देश्य यही था कि देश का समावेशी विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय असमानताएं दूर होनी चाहिए। क्षेत्रीय असमानताएं दूर होने का मतलब क्या था? उन्होंने क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हुए इस बात का ध्यान रखा कि देश में जो एकता और अखंडता जैसे शब्द यूज किए जाते हैं भारत के लिए, उसको बढ़ावा मिले। कहीं ऐसा ना हो कि क्षेत्रीय संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए किसी एक क्षेत्र के विकास को देखकर। बात समझ रहे हैं ना? तो इस बात के लिए सरकार ने ध्यान रखा। लघु उद्योग 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति बनाई गई जिसको कहते हैं करवे समिति। करवे समिति ने क्या किया? इन्होंने ये बात बोली कि भैया ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने ये बात बोली थी कि अगर ग्राम विकास को प्रोत्साहित करना है तो लघु उद्योगों का प्रयोग करना चाहिए हमको। इन्होंने ये सुझाव दिया। लघु उद्योगों का प्रयोग क्यों किया जाए? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लघु उद्योग जो होते हैं ना, रोजगार के मामले में बहुत आगे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में जरूरी है कि ग्रामीण विकास होना चाहिए, ग्रामीण उद्योग का विकास होना चाहिए। अब समझ में आ गया? डी के करवे समिति है ना, जिसको ग्राम और लघु उद्योग समिति भी कहते हैं, 1955 में बनी। इस समिति ने सुझाव क्यों दिया था कि ग्राम उद्योगों का विकास होना चाहिए? इसलिए दिया क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि ग्राम उद्योग या लघु उद्योग जो होंगे वो बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको सुझाव दिया। 1950 में लघु उद्योग इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि 1950 में लघु औद्योगिक इकाई कौन सी होती थी जिसमें 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश होता था? वही थी लघु उद्योग इकाई। आज के समय में क्या है? 1 करोड़ का अधिकतम निवेश जिसमें हो जाए वो है लघु उद्योग इकाई, है ना? आज के समय 2020 का एक नई परिभाषा आ गई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम वाली, MSME की, है ना? नई परिभाषा आई है, आप लोगों को पता होगी। अभी नई परिभाषा 2020 में गढ़ी गई, इसकी नई परिभाषा, ठीक है? आज के समय में ये ऐसा माना जाता था लघु उद्योग आया है, अधिक श्रम प्रधान होते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर उनको, बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनकी अपेक्षा इन लघु उद्योगों को अधिक मात्रा में श्रम की जरूरत पड़ती है। हमने गुड़का खांड सारी उद्योग का आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है? मतलब अधिक रोजगार का सृजन करते हैं कौन? लघु उद्योग, इसलिए वो जरूरी है। अब आपसे पूछा जा सकता है डी के करवे समिति के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, ठीक है? या फिर लघु उद्योग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, या फिर करवे समिति की सिफारिश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। कैसे करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था, आपको बताना पड़ेगा। मतलब लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की जरूरत है। और हमको सबको पता होना चाहिए जब भारत में लाइसेंसिंग व्यवस्था लाई गई तो उस लाइसेंसिंग व्यवस्था में इस बात का भी ध्यान रखा गया लघु उद्योग, क्योंकि करवे समिति की ऐसी सिफारिश रही है, उनका ऐसा मानना रहा है कि लघु उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करते हैं, तो सरकार ने भी ध्यान दिया कि कुछ ऐसे उद्योग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लघु उद्योगों के हाथ में ही रहेंगे, उसके लिए बड़े उद्योगों को स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझे? बात समझ में आ रही ना? यस सर। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, तो सरकार ने भी इस बात का ध्यान रखा कि लघु उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ विशेष उद्योगों को आरक्षित कर दिया। चलिए, ठीक है ना? फर्मों से उनकी रक्षा, अच्छा रक्षा तभी हो सकती है जब आरक्षित रहेंगे, नहीं तो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके पास पैसे कमी, पूंजी कमी तो है नहीं, वो सब कुछ कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन जब लघु उद्योग के लिए आरक्षित क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया पहले से, तो जाहिर सी बात उसमें बड़े उद्योग घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, तो लघु उद्योग क्या हो जाएंगे? अपना फिक्स रहेंगे, सेफ रहेंगे। चलिए, ऐसे आरक्षण की कसौटी क्या थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। जो आरक्षण की व्यवस्था की गई इन सब के लिए, उसका यही मतलब था कि ये उद्योग जो है, ये जो क्षेत्र है, ये इन सब उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं।
मतलब कम उत्पाद शुल्क, कुछ रियायतें इनको दी गई थी, कम उत्पाद शुल्क, कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण, ये चीजें मिलती हैं। आज भी आप गांव में देख सकते हैं। सहायता नीति और आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है भाई? आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई, जैसे हमको जलेबी खानी है, हमको जलेबी मतलब पूरे देश को जलेबी खाने का मन कर रहा है या रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो अब रसगुल्ला या जलेबी हमारे यहाँ बनती नहीं तो क्या करेंगे, हम चीन से मंगवाएंगे या कहीं और किसी दूसरे देश से मंगवाएंगे, जहां बनती वहां से मंगवाएंगे। तो सरकार क्या कहेगी, एक काम करो, इसको खुद बना लो, नहीं बनती है तो बनाओ, क्या दिक्कत है? बात समझे? मतलब उस जो आयातित वस्तु है उसके पूरक के रूप में हम यहां वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। सरकार ने क्या नियम इस समय अपनाए थे कि सरकार, जैसे मान लीजिए हमको गाड़ियों की जरूरत थी, तो सरकार ने कहा बाहर से गाड़ी मंगाने की क्या जरूरत है, गाड़ी अपने यहां तैयार कर। बात समझे? आयात प्रतिस्थापन है वो। निर्यात संवर्धन क्या है? अच्छा, दूसरी चीज आयात प्रतिस्थापन में एक चीज और होती है, एक चीज और, हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर होना था। एक जो निर्यात संवर्धन, उसमें क्या करते हैं सरकार, जैसे जो हमारी वस्तु है, निर्यात संवर्धन, निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा, हमारी जो वस्तुएं होंगी उनको क्या करो, टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो आयात की जाएंगी वस्तुएं उनको क्या किया जाएगा, उन पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। चलो तो ठीक है। व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। भारत ने जो औद्योगिक नीति अपनाई थी वो व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता क्या थी? अंतर्मुखी व्यापार नीति। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, आपको याद रखना है कि पहली जो 7 पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी व्यापार नीति रही है वो अंतर्मुखी व्यापार रहा है। सबसे बड़ी विशेषता हमारी यही है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। व्यापार नीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं की व्यापार नीति कैसी थी? अंतर्मुखी थी भाई। तकनीकी रूप से इसको बोलेंगे आयात प्रतिस्थापन। अंतर्मुखी व्यापार को हम आयात प्रतिस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या था? आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा उसकी पूर्ति करना। हमने जैसे बताया अभी, जलेबी बाहर से मंगाने की नहीं जरूरत, हमको खुद बनानी है, हम बना के खा लेंगे, घर में बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? गाड़ी बाहर से मंगाने की जरूरत थी क्योंकि गाड़ियों का उत्पादन तो हो नहीं रहा था, गाड़ियां बन नहीं रही थी। तो सरकार ने क्या किया, बाहर से ना मंगाने की बजाय सरकार ने अपने यहां पे उसका उत्पादन शुरू करवा दिया। कम से कम उससे फायदा ये हुआ कि लोगों को रोजगार भी मिल गया, थोड़ी बहुत समस्या आई, इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उसको देखते हुए परिवहन के साधन का भी विकास हो गया, आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ, लोगों की जीविका के साधन में भी वृद्धि हो गई, है ना, कई सारी चीजों में वृद्धि हुई। तो सरकार ने ऐसा काम किया। उदाहरण दिया इन्होंने, विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के साथ उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। यह मामला है आयात प्रतिस्थापन। सिंपल सा समझो। तो ध्यान रखना, सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। सरकार ने जो देश के अंदर ही उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की है, प्रोत्साहन दिया है, उसने इसलिए किया कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा हो सके। जो घरेलू उद्योग थे वो अभी नवजात अवस्था में थे। ऐसी अवस्था में वो विदेशी कंपनियां जो कि एक युवा क्या प्रौढ़ावस्था में भी जा चुकी हैं, उनका सामना करने के लिए अभी रेडी नहीं थी। इसलिए सरकार को लगा कि हमें अभी इसी नीति का पालन करना चाहिए ताकि हमारे नवजात जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनकी रक्षा हो सके। ठीक है, आयात संरक्षण के 2 प्रकार निर्धारित किए गए। आयात संरक्षण के 2 प्रकार, एक तो हुआ प्रशुल्क और दूसरा हुआ कोटा। प्रशुल्क क्या हुआ? प्रशुल्क का मतलब है जो आयात की जा रही थी वस्तुएं, उस पर ऊंचा टैक्स लगा दिया गया। अब बताओ, अब उनका सामान 50 रुपया का है, यहां पे आ रहा है, टैक्स लग गया 70 रुपया हो गया। जो दुकानदार लेके आएगा 80 में बेचेगा, और जो हमारे यहाँ के सामान है उन पे कोई टैक्स नहीं लगा, वो 40 रुपए में जा रहा है। तो कौन सा सामान सब खरीदेगा? हमारा वाला खरीदेगा। बाहर से जो है उसको कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? दुगना अंतर है भाई, कौन खरीदे फिर? ठीक है, तो सरकार ने एक तो प्रशुल्क वाला मामला अपनाया। पहला चीज, प्रशुल्क लगाने से क्या हुआ? आयातित वस्तुएं की महंगी हो जाती थी, वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता था। भाई महंगी हो जाएगी, कौन खरीदेगा? हतोत्साहित होगी। ठीक है, दूसरा क्या रहा? कोटा। कोटा का मतलब क्या है? सरकार ने निर्धारित किया कि इससे ज्यादा का उत्पादन नहीं होना चाहिए, या फिर जिस वस्तु की जरूरत है उसका उत्पादन किया जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का उत्पादन होता है, तो क्या होगा फिर? तो सरकार ने क्या किया, उस पर एक बोले तो मतलब कि उसने एक कोटा ही निर्धारित कर दिया, इससे ज्यादा का उत्पादन होना ही नहीं चाहिए। बात समझे? मतलब अपने देश में ही उसको खपत कर देना। ठीक है।
तो ध्यान रखना, कोटा का मतलब था वस्तुओं की एक मात्रा निर्दिष्ट हो गई जिसमें जिनको आयात किया जा सकता था। ठीक है, मतलब प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव क्या था? प्रशुल्क निर्धारित किया गया, कोटा में भी निर्धारित किया गया कि एक मात्रा है भैया, इससे ज्यादा का नहीं उत्पादन होना चाहिए। इस कोटा वाले में यह भी मामला बोल दिया गया भैया ठीक है, एक काम करना है कि आयात थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही खरीदो बस। बात समझे? कोटे में आपको इतना याद रखना है कि कोटा वाली व्यवस्था में आयात की मात्रा को भी निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, उससे ज्यादा का अगर कोई आयात करता है तो भैया ऊंचा टैक्स देना पड़ेगा फिर उसको। जाहिर सी बात है, अगले को भी पता है इतना ऊंचा टैक्स में हम बेच भी नहीं पाएंगे, हमारा सब खराब होगा। तो कोटा और प्रशुल्क इन दोनों का प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा हो जाती है। प्रशुल्क और कोटे का यह प्रभाव है कि हमारे घरेलू उद्योगों की रक्षा होती है, साथ ही साथ आयात पर प्रतिबंध लग जाता है। तो आयात पर प्रतिबंध लगना एक फायदा, दूसरा फायदा घरेलू उद्योगों की रक्षा कोटा और प्रशुल्क के माध्यम से हुआ। ठीक है, इसी नीति पर क्या हुआ? विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, ये सब फिलहाल इसमें देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज इसमें देख सकते हैं, अगर मान लीजिए घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता था तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेते थे, ऐसा लोगों को मानना था। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको वो खड़ा हो रहा, बैठ हो रहा, लेट रहा है, कूद रहा है, तो उसके ऊपर सर पे हाथ रखे ताकि चोट न लग जाए, उसको पकड़ लिए ताकि गिर ना जाए, ऐसे करते हैं ना, संरक्षित करते हैं उसको। धीरे 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 उसको संरक्षित क्यों करते हैं? इसलिए भैया चोट वोट ना लगे उसे, और चोट लगती है तो क्या होता है? उसके बाढ़ और विकास दोनों में बाधा उत्पन्न होती है। आपको पता होना चाहिए इस बात को, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बच्चे को जितनी ज्यादा चोट लगेगी ना, उसका विकास उतना ही अवरुद्ध होगा, हमेशा याद रखना। जो बिना चोट खाए, बिना किसी दर्द के बच्चा जब बड़ा होगा तो एक तंदुरुस्त होगा, वो बुद्धिमान होगा, है ना, शक्तिशाली लड़का होगा। ठीक है, तो उसका दिमाग उमाग सही ढंग से काम भी करेगा। इसीलिए हम उसको इतना संरक्षित करते हैं ना, ताकि बड़ा होके एक सफल व्यक्ति बन सके। यहां पर भी लघु उद्योग, जो हमारे घरेलू उद्योग थे, उनको संरक्षित करने का मेन मोटिव यही था कि वो धीरे धीरे बदलते समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना सीख जाएंगे और फिर प्रतिस्पर्धा के मार्केट में उतर जाएंगे। बात समझे? लेकिन अब एक छोटा सा बच्चा है, उसको 4 साल का हो जाए, 2-3 साल का, 4 साल का, जितना भी हो जाए, मतलब उसको तैरना नहीं आता, सॉरी उसको छोड़िए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको तैरना नहीं आता है, या वो दौड़ नहीं पा रहा हो, ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है, अब ऐसी स्थिति आ जाए कि उसको भागना ही है, अब तब क्या करेगा? मतलब हम जा रहे थे, कुत्ता एक बैठा था, तो हमने ध्यान तो दिया नहीं कुत्ता बैठा है, और पता चला वो भौंकने चालू किया। वो जब चिल्लाना चालू किया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमको पता है वो काटता भी है, भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते अरे सॉरी यार, जाने दो भाई, गलती हो गई हमसे, ऐसा तो बोल नहीं सकते। और ये वाली भाषा हमारी सुनेगा नहीं वो, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है। उस स्थिति में हमको सिर्फ भागना ही पड़ेगा। बात समझे? और धीरे धीरे ये इस चीज में हम एकदम वो हो जाएंगे, एकदम एक्सपर्ट टाइप हो जाएंगे, दौड़ने में तो हम एकदम माहिर हो जाएंगे फिर। तो 2 तरीके के लोग हैं। एक तो ये कहते हैं कि संरक्षण की जरूरत घरेलू उद्योगों को इसलिए है ताकि वो समय रहते, समय के साथ साथ बदलते समय के अनुसार प्रतिस्पर्धा करना विदेशी उद्योगों से सीख जाएंगे। एक दूसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर घरेलू उद्योगों को संरक्षित इस तरीके से संरक्षित किया गया तो ये जो है ना, पहली बात तो ये प्रतिस्पर्धा करना नहीं सीख पाएंगे, दूसरी चीज है मार्केट में ये अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे। एकाधिकार स्थापित करेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा? जो वस्तु की गुणवत्ता होगी उसमें कमी आ जाएगी, वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। अब अगर ये कंपटीशन नहीं बीट करते हैं, कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं स्थापित करते हैं, तो ये इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि हमारा भी कोई कंपटीटर हो सकता है, और समय आने पे अगर कोई कंपटीटर इनके खिलाफ आके खड़ा भी हो जाता है तो उसका सामना करने की बजाय ये धराशायी हो जाएंगे। लोग ऐसा भी मानते हैं। तो दोनों चीजें हैं इसमें, ठीक है। और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये किताब बता रही है। अभी यहां से जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो वो पूरा का पूरा यही चीजें बताएगा। यहां से देख लो चाहे तो। यदि घरेलू उद्योग संरक्षण किया जाता था तो समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों को यह भी आशंका थी। कौन सी आशंका? यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती थी। 80 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। ठीक है, ये हमको याद रखना इतना। चलिए,
औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। औद्योगिक विकास पर नीतियों का क्या प्रभाव रहा? पहली 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या देखा हमने? औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 50-51 में 13% से बढ़कर 90-91 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक रहा इस दौर में, 50-51 से 90-91 के बीच में। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर, इस समय जो 50-51 से लेकर 90-91 के बीच, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये मत सोचना ये तो ट्रेडिशनल हो गया, पुराना है, ये कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाता है वो भी, क्योंकि हमको भी पता है कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि इसकी जरूरत है, अभी पूछना चाहिए। देखते पता है कि नहीं पता इन लोगों को, ठीक है ना? तो 50-51 से 90-91 के बीच में जो औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि रही है वो 6% वार्षिक समृद्धि दर रही है, ठीक है। और ये 13 से बढ़कर 24.6% हो गया था। भारतीय उद्योग सूती बस पर्सन तक ही सीमित नहीं थे। अब आपकी बात है, एक औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। लघु उद्योगों के संवर्धन ने क्या कर दिया? लघु उद्योगों ने क्या मौका दिया? किसको मौका दिया? लघु उद्योगों ने क्या किया? लघु उद्योगों के संवर्धन ने ऐसे लोगों को भी मार्केट में उतरने का मौका दे दिया जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं थी, ठीक है ना? वो लोग भी मार्केट में उतर गए, अपने अपने उद्योग स्थापित कर लिए हमने, ठीक है भाई। तो उनको भी मौका मिल गया और लघु उद्योग के संवर्धन ने मौका दिया है। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो लघु उद्योगों के संवर्धन का फायदा क्या हुआ, तो आपको यह फायदा पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं सब लोग? ध्यान रखना इसे। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण ने उन इलेक्ट्रॉनिकी ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। क्या हुआ उसका? विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से क्या फायदा मिला? तो जिनके मामले में हमको वो भी नहीं था कि भैया ऐसा हो सकता है, वो भी चीजें हो गई, उन सबका भी विकास हो गया। इलेक्ट्रॉनिकी का विकास हो गया, हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल क्षेत्रों का विकास हो गया। ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम सोचा भी नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना भी की। अभी यहाँ पे देखना, इसके प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये आलोचक ऐसा बोलते हैं। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी इसे उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब सरकार के लिए जब उद्योगों को आरक्षित करके रखा गया था, तो इसमें आलोचक जो है वो ये बोलना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि भाई अगर ना भी करते सरकार के लिए, इसको आरक्षित नहीं भी करते, तब भी इसका विकास हो जाता, क्योंकि ये तो काम दूरसंचार का काम तो प्राइवेट संस्थाएं भी कर सकती। आज देखिए जियो धड़ल्ले से काम कर रही है इस मार्केट में, लंबा चौड़ा काम कर रही है, अच्छी खासी नेटवर्किंग उसकी है। जबकि दूसरी तरफ देखो बीएसएनएल है, बीएसएनएल आप देख लो तो उसका नेटवर्क ही गायब रहता है, और गायब हो 4-4, 5-5 घंटा हो सकता है, दिन भर गायब में हो जाए, ये भी होता है। बात समझे? तो ये चीज ऐसे आलोचक है। इस उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया था। 90 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने का व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रतिस्पर्धा नहीं है, उसका नुकसान क्या क्या हो रहा है। देखो, उपभोक्ता को ही नुकसान झेलना पड़ रहा, अभी कंपनी को झेलना पड़ेगा, पहले उपभोक्ता को देखते हैं। प्रतीक्षा करनी पड़ती, मतलब मॉडर्न ब्रेड की स्थापना, जो ब्रेड निर्माण करने वाली एक फर्म है, जैसे निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। मॉडर्न ब्रेड है कोई, ठीक है, ये कंपनी है, अब ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। आपने देखा नहीं गांव एरिया में आपके कहीं बेकरी हो। 2001 में ये फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रहा। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है, निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है, यह बात नहीं क्लियर हुई अभी तक कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है, तथा सरकार होटल चलाती है, बताइए, है ना। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम को बंद किया जाना कठिन है। सरकारी उपक्रम बंद करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। भले इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे, इसका कारण यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो। निजी फर्म तो नुकसान भी सहते हैं, फिर भी चलाते हैं। नहीं चलाएंगे तो बंद हो जाएगा, बंद कर देंगे दूसरा खोलेंगे, यही तो करते हैं और क्या करते हैं।
लेकिन सरकारी संस्था है, ऐसे नहीं बंद हो सकती है। तो उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षण के उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो उद्योग थे ना उन सबका राष्ट्रीयकरण किया गया, लोगों को रोजगार मिल सके ताकि। उसके बाद फिर बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देंगी। निजी जो संस्थाएं होंगी, किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया था। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। बड़े जो उद्योगपति होते थे वो नए उद्योग इसलिए नहीं स्थापित कर पाते थे क्योंकि हमने पहले पढ़ा है सरकार ही नए उद्योगों को स्थापित कर सकती थी। तो जो प्राइवेट संस्थाएं जो थी, जो क्या बोलते हैं, नए प्रतिस्पर्धी जो बड़े उद्योगपति होते थे वो लाइसेंस इसलिए प्राप्त करते थे ताकि बाहर से कंपटीशन का सामना किया जा सके, कर सके। परमिट लाइसेंस राज्य के अतिरिक्त अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। यहां पे वो बात आ रही है, परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में ही समय व्यतीत करने लग गए। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। कैसा नुकसान हो रहा भाई? आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। जबरदस्ती थी, हमको नहीं जरूरत है तब भी खरीदना है। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपने वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन होगा तो वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, अगर कंपटीशन नहीं है तो वस्तु की गुणवत्ता में गिरावट आती है। याद रखना इस बात को। और अगर प्रतिस्पर्धा होती है तो याद रखिए एक गिरा हुआ मतलब बीमार आदमी भी उद्यमी बन जाता है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो एक तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बीमारू हो जाता है। बात समझे? आयातों की अच्छा ठीक है, गुणवत्ता सुधारने की कोई प्रेरणा नहीं। जब वो घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमत पर भेज सकते थे तब वो उनकी गुणवत्ता सुधार करने की क्यों सोचते? आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनने को बाध्य किया। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनने को बाध्य किया। मतलब जब आयात बढ़ता तो हमारे जो उत्पादक थे वो दक्ष होते, आयात का प्रतिस्पर्धा बढ़ी नहीं तो वो दक्ष भी नहीं हुए। जैसे भी उनका उत्पादन चला तो वो चलने दिए। ठीक है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना था। सार्वजनिक क्षेत्र में का काम था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बस राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रहे हैं। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का मत यह है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 91 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो हमें यह चैप्टर हमारा हो गया है समाप्त। इसमें पहले 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था प्रगति उल्लेखनीय रही है। ये वही चीजें हैं जो हम पहले देखें, निष्कर्ष के रूप में है फिलहाल। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा आपको। ओके, चलिए अब यहाँ आप देख सकते हैं सभी आर्थिक योजनाएं 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई थी। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना चाहिए। सभी आर्थिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था? तो समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता था। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहल क्या थी? भूमि सुधार, हरित क्रांति। इन पहलों ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता भी मिली इससे। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, योजना की परिभाषा क्या दीजिए। भारत ने योजना को क्यों चुना? योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए? उच्च पैदावार किस्म बीज क्या होते हैं? विक्रय अधिशेष क्या होता है भाई? ऐसे सवाल आपको पता होने चाहिए। कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता, उनके प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। ओके, ठीक है, फिर